नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डीएलएन के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको भी पता है कि ये हमारा चैनल आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और हम ये चाहते हैं कि आप कम समय में अपने आप को खुद को परख सकें कि आपकी तैयारी कितनी है। इसीलिए हमने ये टेस्ट सीरीज़ शुरू किया हुआ है। तो दोस्तों, आज मध्यकालीन भारत इतिहास के पार्ट 3 में आज हम लोग 30 क्वेश्चन लेके आए हैं मुगल काल से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो सेक्शन है हमारा मुगल काल से संबंधित है और जिसमें क्वेश्चन है आप उसको क्या करना है कि आपको 10 सेकेंड के अंदर आंसर करने हैं और फिर जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा मैं उसमें आपको उसका एक्सप्लेन भी दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन है आपके सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश। बताएं आप सभी। देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो है विकल्प सेकेंड, आपका जो बी ऑप्शन है लोधी वंश। लोधी वंश आप देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश रहे हुए हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी, तो जो लोधी वंश है अंतिम, उसमें आप देखेंगे कि जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था और उसी युद्ध से लोधी वंश समाप्त हुआ और वहीं से बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन है आपके बड़ा इमामबाड़ा, बी बुलंद दरवाज़ा, सी जामा मस्जिद और डी सिद्दी बशीर। बताएं आप सभी। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा। जो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण था, आप देखेंगे कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? विकल्प हैं आपके शाहजहां, अकबर, जहांगीर और बाबर। देखिए, जो इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, वो ऑप्शन है आपका बी। जो बी ऑप्शन है इसमें आप देखेंगे कि जो अकबर है, अकबर के समय में ये मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो शुरुआत हुई। ये बेसिकली एक प्रशासनिक प्रणाली थी और मनसब का जो अर्थ होता है वो होता है रैंक या पद, यानी कौन कितना बड़ा मनसब है या कितनी बड़ी रैंक पे है, उसके मनसबदारी से ये पता चलता था उसके अंडर में कितनी सेना है। ठीक है, तो ये जो प्रणाली थी ये शुरुआत किया था अकबर ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आज का, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष पर प्राप्त किया? आपके विकल्प हैं शाहजहां, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है आपका सी जहांगीर। देखेंगे कि जो जहांगीर का समय काल है, तो जहांगीर के समय में कहा जाता है कि जो चित्रकारी थी वो अपने एकदम पीक पे थी। तो आप ध्यान रखेंगे कि मुगल काल में बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये जितने भी प्रमुख शासक हैं, इन सबके शासनकाल के दौरान कुछ न कुछ खास बातें रही हैं। किसी ने चित्रकारी में मुख्य योगदान उसके समय पे रहा है, किसी में वास्तुकला का रहा है, तो ठीक है, किसी में आप देखेंगे संगीत का रहा हुआ है, तो सबका अलग अलग योगदान रहा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? ऑप्शन है आपका पहला हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, बी श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, सी है प्रशासनिक सुधार और डी है धार्मिक सहिष्णुता। आप सभी जल्दी से चैट में आकर अपना अपना आंसर सबमिट करें। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प सी प्रशासनिक सुधार। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो शेर शाह सूरी है
शेर शाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि ये नए निर्माण कराने की बजाय जो भी व्यवस्थाएं थी उनको बेहतर तरीके से प्रचलन में लाने पे ज़्यादा भरोसा रखता था। तो कहा जाता है कि जो शेर शाह के नियम थे वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी से मैच करते हैं, और शेर शाह के जो नियम हैं इस नियम को फॉलो करते हैं आगे चल के अकबर। तो इसी कारण अकबर का पूर्वगामी शेर शाह को कहा जाता है, और शेर शाह का पूर्वगामी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। इनमें आप देखेंगे तो इन्होंने प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है इस पे ज़्यादा बल दिया था। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन का आंसर है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इकबालनामा, रज़्मनामा, अकबरनामा, सकीनत उल औलिया। बताएं आप सभी। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है विकल्प बी, रज़्मनामा। ये जो रज़्मनामा है देखेंगे बदायूनी ने इसका अनुवाद किया है फ़ारसी भाषा में, और ये अकबर के शासन में महाभारत का फ़ारसी अनुवाद माना गया है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कई बार एग्ज़ामों में ट्रेंड करते हुए आया है। तो महाभारत का जो फ़ारसी अनुवाद है वो रज़्मनामा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय? देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग सभी जो भी उत्तर बताते हैं अपना आंसर बताते हैं वो क्वेश्चन नंबर के साथ विकल्प लिख के सेंड किया करें। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय। जो बहादुर शाह द्वितीय हैं इन्हें ही आप देखेंगे बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना जाता है, और ये 1857 के क्रांति के समय चर्चा में आए थे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब अंग्रेज़ों के समय 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी तो उस समय मुग़ल सम्राट चर्चा में था उस समय भी, और जो उसके अंतिम सम्राट थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें निर्वासित करके यहाँ से रंगून भेज दिया गया, और अंत समय अपना उन्होंने रंगून में ही व्यतीत किया था और वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? आपके विकल्प हैं ए बीरबल, बी टोडरमल, सी जयसिंह और डी बिहारीमल। बिल्कुल, इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन टोडरमल। टोडरमल को कहा जाता था कि वो उसके वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं। उसके हर एक व्यवस्था को देखने का जो कार्य था, जो खास तौर से राजस्व या रेवेन्यू सिस्टम से था, वो था टोडरमल के, और ये टोडरमल अकबर के नवरत्नों में भी क्या थे, शामिल थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी टोडरमल। ये देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद अर्थात धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या इनमें से कोई नहीं? आप सभी अपना अपना आंसर बताएं। देखिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, खानवा का युद्ध। ये जो खानवा का युद्ध था, खानवा के युद्ध में आप देखेंगे कि इस युद्ध के दौरान ही बाबर ने अपने आप को गाजी की उपाधि धारण की थी। तो उसने क्रम से कई लड़ाइयाँ जीती हुई। कहा जाता है कि बाबर जो भी लड़ाइयाँ लड़ते गया है भारत में वो जीतते गया एक क्रम से, और उसकी भरपाई हुमायूं ने की हार हार कर। तो ये जितना ही जीतते गया है बाबर उतना ही हारते गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मुंबईयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? यानी जो तुजुक ए बाबरी बाबर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है उसकी भाषा क्या है? ऑप्शन ए है फ़ारसी में, बी है उर्दू में, सी है तुर्की में और डी है अरबी में।
बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, तुर्की भाषा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि ये जब भी आता है तो लोग अक्सर फ़ारसी, जो कि फ़ारसी क्या है, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन ये जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है वो तुर्की भाषा में लिखी है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि बाबर द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं और वो किसके खिलाफ उसने ये लड़ाई लड़ी है, उसका एक सीरीज़ दिया हुआ है और आपको सुमेलित करना है। आप इसे थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं कि पहला जो है वो दिया है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। और जो शासकों के नाम है इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय, अफगानों के विरुद्ध। अब आपको ये बताना है कि विकल्प कैसे ये अरेंज होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं थोड़े ध्यान से और बताएं कि पहला विकल्प दूसरा कौन होगा। इन चारों विकल्पों पे आप विचार करें। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो पानीपत का युद्ध है 1526 ईस्वी में जो लड़ाई हुई थी। पानीपत का जो युद्ध है वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ ही लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी वीरगति को प्राप्त हुआ। दूसरा था खानवा का युद्ध जो 27 में लड़ा गया, वो राणा सांगा के खिलाफ था। और चंदेरी का युद्ध था मेदिनी राय के खिलाफ। और घाघरा का जो युद्ध था वो अफगानों के विरुद्ध था। तो ये ध्यान रखेंगे ये चारों लड़ाइयाँ बाबर ने क्रम से लड़ी है, 26, 27, 28 और 29, और चारों में वह विजयी भी रहा है। और इसलिए ऑप्शन ए देखिए, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ, तो ये चारों विकल्प मैच कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? बाबर, शेरशाह, शाहजहां और अकबर। देखिए जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाबर। बाबर जो है कहा जाता है कि बाग बगीचों का निर्माण, जैसे कि राम बाग, आराम बाग, ये सारे जो बाग संबंधित है वो सब बाबर के निर्माण कार्य हैं और बाबर के द्वारा ही उन्हें स्थापित किए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका, बाबर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे ये दिया हुआ, ये बहुत समझ के करिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबकी ऑटोबायोग्राफी दी गई है, यानी आत्मकथा, और उसके सामने लिखा गया कि किसने लिखा हुआ है। देखिए इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला है हुमायूं नामा, जिसकी रचना हुमायूं ने की है। दूसरा है तुजुक ए बाबरी, बाबर के द्वारा रचित। तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर के द्वारा। और शाहजहां नामा, मोहम्मद सालेह। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है, पूछा है सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है आपका ए, जो ए ऑप्शन है यानी हुमायूं नामा, ये सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि हुमायूं नामा की जो रचना है वो हुमायूं ने नहीं की है, ये हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन लिखा है उसकी जो बहन थी गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है, न कि हुमायूं ने। और बाकी जो 3 विकल्प दिए हैं वो तीनों ही सही हैं, यानी 13 का हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया, यानी 2 बार उसने एक क्रमिक ढंग से शासन किया हुआ है? ऑप्शन आपका है पहला शाहजहां, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है बाबर और चौथा है जहांगीर। अगर आप अच्छे ढंग से पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, लेकिन गलती होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो आप सोच समझ के इसका आंसर करें। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, हुमायूं। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि मैंने कहा जैसा कि आपको कि बाबर जितना ही महत्वपूर्ण शासक निकला, वैसे ही उसका अगला जो वारिस यानी जो हुमायूं था, हुमायूं काफ़ी शांति प्रिय शासक था। और
चूँकि बाबर के द्वारा कई शासकों को हराया गया तो सबने इसके खिलाफ ही आक्रमण किया और हुमायूं कई युद्धों को हारते गया है। उसमें देखेंगे कि एक शेर शाह के द्वारा भी इसको जब पराजित किया जाता है तो हुमायूं एक बार भारत को छोड़ के भारत से बाहर पाकिस्तान की तरफ दूसरे साइड चला जाता है और फिर जब वापस आता है तब तक शेर शाह की मृत्यु हो चुकी होती है, तो ये दोबारा शासक बनता है। यानी हुमायूं एक ऐसा शासक है जो 2 बार शासन किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं हैदराबाद में, सीकरी में यानी फतेहपुर सीकरी में, औरंगाबाद में, या फिर डी ऑप्शन बीजापुर में। देखिए जो इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो है औरंगाबाद। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है जो कहा जाता है कि ताजमहल की नकल की गई है और इसका निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। ठीक है, तो बीबी का मकबरा जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, ये याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए किस मुग़ल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफ़गान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? आपके विकल्प हैं, ये जो चारों ऑप्शन हैं आप देख सकते हैं, अपना अपना आंसर बताएं। पेपरों में इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि निम्न में से कौन सा वो शासक है जिसको भारत के बाहर दफनाया गया है। ठीक है, और इसका जो आंसर है और आपका क्वेश्चन 16 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए बाबर। ये जो बाबर है इसको आप देखेंगे कि पहले यहीं पे आगरा में दफनाया गया था, लेकिन उसने इच्छा जाहिर की थी कि नहीं मुझे मेरे स्थल काबुल ले जाया जाए, तो फिर दोबारा उसको फिर ले जाके काबुल शिफ्ट किया गया है। तो उसके कहा जाता है कि उसको दोबारा जो दफनाया गया वो ले जाके काबुल में दफनाया गया भारत से बाहर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफ़गान सत्ता की स्थापना की? आपके ऑप्शन है बिलग्राम का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका जो आंसर है वो है विकल्प ए बिलग्राम का युद्ध। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझेंगे। जो शेर शाह है इसको द्वितीय अफ़गानी भी कहा जाता है। प्रथम अफ़गानी भारत में कहा गया है लोदी वंश के शासकों को। तो चूँकि लोदी वंश के शासकों में जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया और उसके बाद अफ़गानियों को समाप्त कर उसने मुग़ल वंश की परंपरा की नींव रखी। तो जब तक बाबर था उसने मुग़ल वंश अपने चरम पे पहुंचा। बाबर की मृत्यु के बाद जब हुमायूं शासक बनता है तो आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े शासक ये कमज़ोर होने लगता है और उसी समय द्वितीय अफ़गानी यानी शेर शाह जो था उसने हुमायूं को पराजित किया बिलग्राम के युद्ध में, और इसी युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं भारत से बाहर चला जाता है। तो दिल्ली के सत्ता पे जो काबिज हो जाता है वो अफ़गान सत्ता हो जाती है शेर शाह के नेतृत्व में। तो ये ध्यान रखिएगा वो बिलग्राम का ही युद्ध था जिसके तहत शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर यहाँ से बाहर किया और दिल्ली की गद्दी पे अपना शासन स्थापित किया पुनः। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, किस मुग़ल बादशाह ने जजिया नामक कर को पुनः लगाया? विकल्प आपके सामने हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब जो ऑप्शन है ये इसने दोबारा जजिया कर को इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बातें उसको आप ध्यान से समझेंगे। जो जजिया कर है ये कहा जाता था कि जो भी गैर मुस्लिम है उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता था। तो जजिया कर सबसे पहले भारत में आप देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने शुरुआत किया था जब वो सिंध पे आक्रमण किया, क्योंकि जजिया कर का अपना एक इतिहास है जो हमेशा ही आपको पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहली बार
जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया तो सिंध प्रांत को जीता था, और सिंध प्रांत के जो हिंदू थे उनके ऊपर जजिया कर लगाया उसने। उसके बाद देखेंगे कि आगे चल के फिरोज़ शाह तुगलक, जो फिरोज़ शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत है, उसने भी जजिया कर को लगाया, लेकिन कुछ लोगों को जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने छोड़ा था, जैसे ब्राह्मण वर्ग, उनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था, तो फिरोज़ शाह तुगलक ने उनके ऊपर भी जजिया कर को लगा दिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो आप मुग़ल काल में देखेंगे अकबर आता है तो उसने जजिया कर को क्या किया, समाप्त कर दिया। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने शुरुआत किया, फिरोज़ शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर भी लगा दिया, और अकबर ने जजिया कर को क्या किया, समाप्त कर दिया। लेकिन आगे चल के जब औरंगज़ेब आता है तो उसने दोबारा जजिया कर को इंट्रोड्यूस किया, और उसने कहा नहीं, जजिया कर रहेगा। तो जजिया कर को पुनः अगर पूछे किसने लगाया तो कहेंगे औरंगज़ेब। लेकिन अंतिम रूप से जजिया कर को किसने भारत से समाप्त किया, तो वो था मोहम्मद शाह, जो शासक देखेंगे उत्तर मुग़ल काल में एक आते हैं, तो जो मोहम्मद शाह रंगीला जिसे कहा जाता है, उसने पूर्ण रूप से जजिया कर को भारत से क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये तो उसका इतिहास रहा। अब ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें एक सूची है जिसमें कुछ प्रथाएं दी गई हैं, और उसके बाद उसके सन दिए हुए कि कब ये बनाए गए थे, और नीचे आपके विकल्प हैं, आपको मैच करना है। तो देखिए मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला है दास प्रथा की समाप्ति, दूसरा है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, और जो तीसरा है वो है जजिया कर की समाप्ति, चौथा है सूबों का पुनर्गठन, और ये है आपके ईयर जो दिए हुए सूची सेकंड में 1562, 1563, 1564 और 1580, और नीचे आपके विकल्प हैं, जिसको आप लोग एक साथ ये ध्यान से देख सकते हैं जी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये इसका विकल्प होगा ए। जो दास प्रथा की समाप्ति है वो है 1562, फिर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564, और सूबों का पुनर्गठन वो है 1580। यानी ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। ये समझने वाली बात है कि ये जितने भी प्रथाएं और ये जो भी आपको ईस्वी सन दिए गए हैं, ये सब के सब अकबर से संबंधित है, और अकबर ने ये सारी चीज़ें रिफॉर्म की थी, तो ये उसी का परिणाम है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप सभी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो आंसर है वो है आपका विकल्प ए, शाह आलम द्वितीय। देखेंगे कि जो शाह आलम द्वितीय, आप देखेंगे कि एक युद्ध चर्चा में आएगा, बक्सर का युद्ध। उस समय भी ये देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने इन्हें क्या किया कि कैदी बनाया, फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया, कहा कि नहीं, इनको हम पेंशन पे रखेंगे, वेतन या पेंशन दिया जाएगा। तो ये आगे चल के मराठों के समय तक भी चलते रहता है। तो ये जो शाह आलम द्वितीय हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है। ठीक है, 20 का ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। आपके विकल्प हैं पंचमहल, दीवान ए खास, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाज़ा। देखिए जो इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पंचमहल। जो पंचमहल है कहा जाता है, इस इमारत का जो नक्शा है वो काफ़ी हद तक बौद्ध विहार की तरह मैच करता है, जो अकबर के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, तो इसमें और बहुत कुछ खास बातें नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये एक शासक के बारे में पूछा है कि किस मुग़ल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए इतिहासकार लेन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। आपके ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, हुमायूं और शाहजहां।
ये लेन पुल का स्टेटमेंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ामों में कई बार पूछा भी है। देखिए जो इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हुमायूं। ये जो हुमायूं था, कहा जाता है कि मैंने कहा ना कि इसको आप देखेंगे कि बाबर के बाद इसके खिलाफ इतने विरोध हुए हैं, इतने युद्ध हुए हैं जिसमें ये पराजित भी होते रहा है, उसे देश से बाहर भी जाना पड़ा। और जब वापस आया, जब सब कुछ ठीक था, ये शासन चला सकता था, तो सब कुछ ठीक होने पे फिर आप देखेंगे कि सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो कहा जाता है कि जब सब कुछ ठीक था तो भी इसने शासन नहीं किया और जीवन भर लड़खड़ाते रहा और अंत में भी सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिरते ही इसकी क्या हुई, मृत्यु हुई थी। तो ये बात लेनपुल ने हुमायूं के बारे में कहा हुआ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, यानी मदद ए मास जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो किस इसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए चुंगी कर, बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, या फिर डी बुआई कर। मदद ए मास। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका विकल्प बी, दूसरा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। उस समय विद्वानों को जो भूमि दी जाती थी उसे मदद ए मास कहा जाता था। ये मुगल प्रशासन के समय काफ़ी चर्चित शब्द रहा हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसके लिए किया गया है? देखेंगे मुगल काल में जो मनसबदारी व्यवस्था है उसमें आपके पास कितने घोड़े, कितने सैनिक है, इसका जो कॉम्बिनेशन होता था, जात सवार, ये सब जो पद होते थे, तो उसमें दो अस्पा सिंह अस्पा का कॉन्सेप्ट है। और ये जो प्रचलन में आया था ये है आपका आंसर नंबर 24 का ए, जहांगीर। जहांगीर के समय में इन शब्दों का प्रयोग है और ये व्यवस्था प्रचलन में आई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है? आपके विकल्प हैं संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट, बी है संगमरमर पर की गई चित्रकारी, सी ऑप्शन है उद्यान निर्माण की एक कला, और डी है इनमें से कोई नहीं। पिट्रा ड्यूरा का अर्थ आपको बताना है। देखिए इसका जो आंसर है वो है आपका विकल्प ए, विकल्प ए, यानी संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। देखिए एक अलग प्रकार की एक शैली है जो मुगल स्थापत्य कला में उसको एक विशेष दर्जा देती है, पिट्रा ड्यूरा। आप देखेंगे संगमरमर और छोटे छोटे जो कलरफुल पत्थर होते हैं या फिर हीरे जवाहर, उन सबको मिक्स करके इस शैली से निर्माण किया जाता था। तो पिट्रा ड्यूरा जो है ये संगमरमर के पत्थर और जवाहरात से जड़ी गई का जड़ावट है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया है? हुमायूं का मकबरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर एकदम याद रखें आप लोग, ये है 26 का ऑप्शन आपका बी, जो इत्मादुद्दौला का मकबरा है। इस मकबरे को कहा जाता है कि इसमें पूर्ण रूप से संगमरमर का प्रयोग किया गया है और ये पिट्रा ड्यूरा निर्माण कला है क्योंकि इसमें मिक्स भी किया गया है हीरे जवाहरात का। ठीक है, तो 26 का जो है आंसर वो है आपका बी, इत्मादुद्दौला का मकबरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? दीन ए इलाही ये उसके अपने खुद की एक उसने कहा था कि हमने एक नए धर्म का प्रयोग किया है जिसे दीन ए इलाही कहा गया। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी आपका,
जो डी ऑप्शन है 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही का प्रचलन किया। और उसने किया क्या था इसमें, इसने हर एक धर्म को सुना अपने इबादत खाने में और वहाँ से एक नए धर्म का डेवलपमेंट किया और कहा इसने ये मेरे खुद की दिमाग की एक सोच है। कहा जाता है इस दीन ए इलाही को कई इतिहासकारों ने उसके मूर्खता का प्रतीक भी कहा है। और इसको मानने वाला एकमात्र हिंदू जो था वो था बिरबल, जो उसका दरबारी था, जिसको महेश दास भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, किसने अकबर को जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर ए इंदी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? ये क्वेश्चन को ऐसे ही आप देखेंगे मिक्स करके पूछ देगा और आपको ये ध्यान रखना है कि किसने उसके बारे में कहा। देखिए अकबर का जो दरबारी था अबुल फजल की जो पुस्तक है आईने अकबरी, उसने अकबर के हर एक चीज़ का आप देखेंगे हर एक पहलू का और उसकी काफ़ी तारीफ भी उसने की है अबुल फजल ने। और उसी में उसने अकबर को जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई या फर ए इंदी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी भी कहा है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 29, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? अर्थात किस शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है? आपका विकल्प है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे मुगल काल में कि जो अकबर है, पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है चित्रकला है ना, बी ऑप्शन है जहांगीर जो था वो चित्रकला को उसने संरक्षण दिया हुआ था और जितने भी बेहतरीन चित्रकार हैं उसके दरबार में उस समय थे जहांगीर के समय में। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसके समय में क्या स्वर्णकाल था। जैसे अकबर के समय में अगर आप देखेंगे तो संगीत अपने चरमोत्कर्ष पे था। अगर जहांगीर के समय को देखेंगे तो ये चित्रकला के लिए है। शाहजहाँ को अगर आप देखेंगे तो स्थापत्य कला के लिए है। और अगर औरंगजेब को देखेंगे तो वो धर्म के प्रति अपनी कट्टरता के लिए, यानी उसे जिंदा पीर कहा जाता है और बाकी और किसी चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर, यह आज का अंतिम क्वेश्चन है। दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? यानी ये युद्ध सब उत्तराधिकार से संबंधित है, लेकिन कौन सा इसमें निर्णायक माना जाता है आपको बताना है। देखिए इसका जो आंसर है वो है बी, सामूगढ़ का युद्ध। देखिए धर्मत का युद्ध, देवराई का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, ये जितने भी युद्ध हैं ये सभी दारा औरंगजेब और दारा सिकोह या फिर इसके और भी जो भाई थे आपस में उत्तराधिकार के लिए इनमें लड़ाई चल रही थी कि आखिर शाहजहाँ के बाद शासक कौन बनेगा। तो इन सभी युद्धों के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे अंतिम रूप से विजयी होता है औरंगजेब। लेकिन ये जो दारा सिकोह जिसने आप देखेंगे सिर ए अकबर की रचना भी की है, काफ़ी विद्वान शासक रहा हुआ है, लेकिन सबसे निर्णायक युद्ध इसमें माना गया है सामूगढ़ के युद्ध को। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा हमारा आज का सीरीज मध्यकालीन भारत से मुगल काल का, जिसमें मैंने 30 प्रश्न आपके लिए लेकर आया था कि जिससे आपकी तैयारी को एक बार आप खुद परख सकते हैं कि हाँ हमारी तैयारी सही चल रही है या फिर कुछ कमियां हैं। आपको करना ये होगा कि आप 1 से 2 बार इस वीडियो को दोबारा देखें, एक्सप्लेन को सुनें और आप कुछ बुक्स को पढ़ें, नोट्स पढ़ें और आपकी तैयारी एकदम कंप्लीट होगी। आगे हम एक नई सीरीज के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक ये चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, अगर आपको हमारा ये प्रक्रिया पसंद आ रहा हो तो आप हमारे कैरियर पॉइंट DLN चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।